हमारा हीरो दुजिटैंग अपने ग्रेजुएशन फोटोशूट के दौरान अपनी जिंदगी के प्यार को एकटक देख रहा है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। उसका रीइंकार्नेशन हुआ है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने उसके साथ बिना प्यार वाली शादी में 6 दुख भरे साल बिताए थे। अपनी किस्मत को बदलने का पक्का इरादा करके उसका पहला कदम एक कस्टम मेड नेकलेस का ऑन ऑर्डर कैंसिल करना और अपनी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन को बदलना होता है। जब वे क्लास फोटो के लिए लाइन में खड़े होते हैं तो उसकी सहेली उसे भरोसा दिलाती है कि तू बिल्कुल उसके बगल में ही खड़ा होगा, लेकिन शेन यूचू पहले से ही उसकी अचानक आई ठंडक से हैरान और उलझन में होती है, क्योंकि उसने ध्यान दिया कि उसने पूरे दिन उससे बात नहीं की है। एक वफादार पिल्ले की तरह बर्ताव करने के बजाय दू जानबूझकर उससे जितना हो सके उतना दूर जाकर खड़ा होता है। फोटोग्राफर उल्टी गिनती गिनता है और उनकी हाई स्कूल लाइफ का वो यादगार पल उन दोनों के एक दूसरे से मीलों दूर रहते हुए कैमरे में कैद हो जाता है। उसकी सहेली उसे यह कहकर दिलासा देने की कोशिश करती है कि वो बाद में एक प्राइवेट फोटो के लिए जरूर उसके पास आएगा। नखरे दिखाते हुए शेन यूचू शान से खड़ी रहती है और इंतजार करती है कि वो पहले उसके पास आए, लेकिन उसके साथ तो एक सरप्राइज होने वाला होता है। ठीक उसके सामने दू खुशी खुशी एक दूसरी लड़की के साथ फोटो खिंचवाता है, जिससे शेन गुस्से से भुनने लगती है। बाद में शाम की पार्टी में पूरी क्लास अपने ग्रेजुएशन का जश्न मनाती है, जो इत्तेफाक से शेन यूचू का जन्मदिन भी होता है। जहाँ बाकी सब बहुत एक्साइटेड होते हैं, वहीं दू बस अपने फोन में लगा रहता है और बिना दिए गए उस हार को वापस लौटाने के समय का हिसाब लगा रहा होता है। कमरे के दूसरे कोने से शेन अपनी आंखों में आंसू लिए उसे घूरती रहती है और सोचती है कि वो उसकी तरफ देखने से भी इनकार क्यों कर रहा है। वापस अपनी हवेली पहुंचने पर उसकी सहेली उसे पार्टी का एक वीडियो दिखाती है, जिसमें दू गिटार बजा रहा है और गा रहा है। ये देखकर शेन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो बदल रहा है और बिल्कुल ही अलग तरह से बर्ताव कर रहा है। वो सीढ़ियों पर टहलते हुए बहुत गुस्सा होती है कि उसने उसे कोई गिफ्ट भी नहीं दिया और न ही हमेशा की तरह उसे घर तक छोड़ने आया। वो खुद को ये समझाने की कोशिश करती है कि जरूर उसके लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट इंतजार कर रहा होगा। दूसरी तरफ पार्टी खत्म होने के बाद उसकी एक क्लासमेट झिझकते हुए दू के पीछे पीछे उसके घर लौटने के रास्ते पर चलने लगती है। अपनी हिम्मत जुटाकर वो अचानक ये मान लेती है कि वो उसे बहुत लंबे समय से पसंद करती है। ये सुनकर दू की आंखों में अनपेक्षित रूप से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि पसंद किए जाने का एहसास कैसा होता है। वो दिल से उस लड़की का शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि पूरी जिंदगी धुतकार सहने के बाद उसकी ये बात उसके लिए कितनी मायने रखती है। वो मानता है कि ये पहली बार है जब किसी ने उससे अपने प्यार का इजहार किया है और उसकी यह सच्ची भावना उस लड़की को हैरान कर देती है। वो बताती है कि असल में कई लड़कियां उसे पसंद करती थीं, लेकिन आज रात से पहले कभी किसी ने खुलकर बात नहीं की थी। एक नई दोस्ती की शुरुआत के तौर पर वे सड़क पर ही खुशी खुशी अपने वीचैट कॉन्टेक्ट्स एक्सचेंज करते हैं, लेकिन अंदाजा लगाइए कि अपनी बालकनी से ये सब कौन देख रहा होता है। बहुत ही बेसब्र हुई शेन यूचू अपने जन्मदिन के दिन उसे किसी दूसरी लड़की के साथ देखकर उसका बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और वो गुस्से में अंदर चली जाती है। अपने अछूते केक के साथ अकेले बैठे हुए उसे एहसास होता है कि सिर्फ उसके गिफ्ट का इंतजार करने के लिए उसने अपने सारे दोस्तों को दूर भगा दिया। उसके सामने यह हकीकत आ जाती है कि उसने उसके जन्मदिन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और वो उसे अपने वफादार आशिक के पद से हटाने की कसम खाती है। अगली सुबह दू जल्दी ही घर से निकल जाता है और नौकरानी से कहता है कि उसे कुछ काम है, जिससे वो शेन से पूरी तरह बच जाता है। जब शेन आखिरकार नीचे आती है तो नौकरानी उसे बताती है कि छोटे साहब पहले ही खाना खाकर जा चुके हैं। शेन ये जानकर हैरान और अपमानित महसूस करती है कि उसने उसे घर से जाने की जानकारी देना तक जरूरी नहीं समझा। नौकरानी धीरे से कहती है कि चूंकि सब जानते हैं कि वो उससे नफरत करती है, इसीलिए शायद उसने आखिरकार उम्मीद छोड़ दी है। शेन बात को टालने की कोशिश करती है और ऐसा नाटक करती है जैसे उसे उससे पीछा छूटने की खुशी है। हालांकि उसका चेहरा एक अलग ही कहानी बयां कर रहा होता है। शहर के दूसरे कोने में दू अपने अधूरे काम को निपटाने के लिए सीधे एक महंगे ज्वेलरी स्टोर पहुंचता है। स्टोर का मालिक उसे चेतावनी देता है कि कस्टम मेड चीज को वापस लौटाने पर भारी जुर्माना लगेगा, लेकिन दू अपने फैसले पर अड़िग रहता है और रूखेपन से कहता है कि जिस इंसान को वो ये देना चाहता था वो अब उसकी जिंदगी में नहीं है। वो 70% रिफंड स्वीकार कर लेता है, एक बड़ी रकम कैश में वापस लेता है और अपने अतीत को पीछे छोड़ देता है। आगे 2 महीने की छुट्टियां होने के कारण वो अपने खुद के पैसे कमाने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब करने का फैसला करता है। उसे जल्दी ही एक लोकल मिल्क टी शॉप में काम मिल जाता है और वो अपनी नई आजाद जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके लिए हैरानी की बात यह होती है कि उसकी नई कोवर्कर वही लड़की निकलती है जिसने बीती रात उससे अपने प्यार का इजहार किया था। जब वो पूछती है कि एक अमीर लड़का काम क्यों कर रहा है, तो वो अपनी दुखद कहानी बताता है कि वो असल में एक अनाथ है। उसी रात बाद में एक चिड़ी हुई शेन यूचू हवेली के गेट पर उसका
इंतजार कर रही होती है और उससे बात करने की मांग करती है। अभी भी एक घमंडी राजकुमारी की तरह बर्ताव करते हुए वो उसे अंदर जाने और अपने लिए एक बाउल नूडल्स पकाने का हुक्म देती है। अपनी पुरानी आदतों में लौटते हुए वो अपनी पिछली जिंदगी के कुकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके बड़ी कुशलता से खाना तैयार करता है। वो उसकी हर पसंद नापसंद को जानता है, क्योंकि उसने एक हाउस हस्बैंड के रूप में 4 साल उसका दिल जीतने की कोशिश में बिताए थे। फिर भी खाना बनाते समय उसे एक कड़वा एहसास होता है कि उसकी हर छोटी से छोटी बात जानने के बावजूद वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती है। वो उसे खाना परोसता है और तुरंत वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिद करती है कि वो वहीं रुके और उसे खाते हुए देखे। वो अनिच्छा से एक बाइट लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात से हैरान रह जाती है कि उसका खाना वाकई कितना स्वादिष्ट है। पर उसका जिद्दी घमंड उसे उसकी तारीफ करने से रोकता है और वो इसके बजाय एक ताना मार देती है। दू बस कड़वाहट से मुस्कुरा देता है, ये समझते हुए कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में चाहे कुछ भी किया हो, उसने हमेशा यही कहा कि उसका खाना घटिया था। तनाव तब और बढ़ जाता है जब शेन अचानक ऐलान करती है कि वे कल राजधानी वापस लौट रहे हैं। बिना एक पल घमवाए तू सीधे मना कर देता है और कहता है कि उसका यहाँ अपना खुद का काम है जो उसे संभालना है। गुस्से से आग बबूला होकर शेन तुरंत मान लेती है कि वो सिर्फ उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने के लिए रुक रहा है जिसने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। उसके ये कड़वे आरोप उसकी पिछली जिंदगी की दर्दनाक यादों को ताजा कर देते हैं, जिससे उसका इरादा और पक्का हो जाता है। उसकी नजर में खुद को पूरी तरह बेकार महसूस करते हुए वो चुपचाप अपना बाउल उठाता है और सिंक की तरफ बढ़ जाता है। एक छोटे से पल के लिए शेन को एहसास होता है कि शायद वो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई और उसके अपने ही शब्द उसकी आत्मा को कचोटने लगते हैं। घबराहट के एक दुर्लभ पल में वो उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो तुरंत उसका हाथ झटक देता है। उसकी आंखों में सीधे देखते हुए वो उससे कहता है कि अब से उन्हें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगले दिन स्कूल का प्रिंसिपल फोन करता है, क्योंकि वो इस बात से उलझन में होता है कि दू ने 2 अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन क्यों जमा की है। दू प्रिंसिपल को निर्देश देता है कि शेन जिस यूनिवर्सिटी में जा रही है उसकी एप्लीकेशन को फाड़ कर फेंक दें और इस तरह वो अपना रिश्ता पूरी तरह खत्म कर लेता है। शेन उसे फिर से ढूंढ निकालती है और जानना चाहती है कि वो मिल्क टी शॉप में काम करके खुद को नीचा क्यों दिखा रहा है। वो शांति से समझाता है कि उसने कभी उसकी जिंदगी या उसकी आजादी की जरूरत को समझा ही नहीं। ये महसूस करते हुए कि उसका कंट्रोल छूट रहा है, शेन के दादाजी उसे फोन करते हैं और साफ कर देते हैं कि दू इस परिवार को छोड़कर जाने के लिए आजाद है। बाद में दू खुद दादाजी से बात करता है और पुष्टि करता है कि वो शेन वाले स्कूल में एडमिशन नहीं लेगा। वो अपने दुखद अतीत को याद करता है, एक बिना प्यार और बिना बच्चों वाली 6 साल की शादी जहाँ उसके साथ एक कैदी जैसा व्यवहार किया गया था। वो शेन परिवार का उनकी देखभाल के लिए औपचारिक रूप से शुक्रिया अदा करता है, लेकिन ऐलान करता है कि वो उनकी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल रहा है। अपनी बात पर टिकते हुए दू जितांग अपना बैग पैक करता है और ट्रेन में सवार हो जाता है, बिना किसी को अपनी मंजिल बताए निकल पड़ता है। इस बीच पूरी तरह बेखबर शेन यूचू को क्लास रियूनियन का एक मैसेज मिलता है, जिससे उनकी किस्मत में लिखी अगली मुलाकात की नींव पड़ती है। ये मानते हुए कि दू जितांग क्लास रियूनियन में होगा, शेन यूचू अपना फोन चेक करती है। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा है। उस गाने को सुनते हुए जो उसने ग्रेजुएशन पर गाया था, वह खुद को ध्यान से तैयार करती है। आखिरकार उसे फिर से देखने के लिए बेताब है। वह अपने दादाजी को जल्दी से अलविदा कहती है और उत्साहित होकर बाहर इंतजार कर रही कार में बैठ जाती है। उसकी दोस्त रास्ते में उसे सिर्फ किसी खास इंसान से मिलने के लिए इतने अच्छे से तैयार होने को लेकर मजाकिया अंदाज में छेड़ती है। वे एक आलीशान रेस्तरां में पहुंचते हैं। उन्हें पूरी उम्मीद होती है कि वह बाकी क्लास के साथ अंदर इंतजार कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही क्लास मॉनिटर उनका स्वागत करता है, शेन यूचू जल्दी से एक ड्रिंक पीती है और भीड़ से भरे कमरे का जायजा लेती है। उसकी नजर ही छियांग नाम के एक सहपाठी पर पड़ती है जो सोफे पर अकेला रो रहा है। वह लड़का हैप्पी वाइन पीने की बातें बड़बड़ा रहा है, जो हाल ही में मिली किसी खबर से बुरी तरह टूटा हुआ है। वो इस कड़वे सच को उगल देता है, दू जितांग पहले ही कॉलेज के लिए निकल चुका है और उसे छोड़ गया है। क्लास मॉनिटर बीच में आते हुए पुष्टि करता है कि दू जितांग आधा महीना पहले ही चला गया था और उनके ग्रुप चैट से पूरी तरह गायब हो गया है। वो ये दिल तोड़ने वाली बात भी जोड़ता है कि दू जितांग ने उनसे बचने के लिए आखिरी समय में अपनी यूनिवर्सिटी का आवेदन तक बदल दिया था। स्तब्ध और टूटे दिल के साथ शेन यूचू अचानक रेस्तरां से भाग जाती है और वापस अपने फैमिली एस्टेट की तरफ दौड़ लगाती है। वो घर के अंदर भागती है और उसके कमरे में घुसती है, सिर्फ उसे खाली पाने के लिए, जहाँ अलमारी में सिर्फ कुछ कपड़े छोड़े गए हैं। उसके नंबर पर कॉल करने पर एक डेडलाइन मिलती है, जिससे उसका सख्त मिजाज आखिरकार टूट जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। अपने आत्मसम्मान को बचाने की कोशिश करते हुए वह गुस्से में बड़बड़ाती है कि वह वैसे भी उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। जब उसकी दोस्त पहुंचती है तो वह उसे राजधानी वाले एस्टेट में गाड़ी ले जाने का हुक्म देती है और सख्त हिदायत देती है कि उसके नाम का जिक्र भी न किया जाए। जवाब पाने के लिए बेताब वह अपने दादाजी
से मांग करती है कि वे समझाएं कि क्या हुआ था और क्या वे इस बारे में जानते थे। बूढ़ा आदमी शांति से खुलासा करता है कि दू जितांग पर उनका कोई एहसान नहीं था और उसने साफ तौर पर कहा था कि उसे रोका न जाए। वह उसे सलाह देते हैं कि वह उसे जाने दे, लेकिन उसकी यह अस्वाभाविक चुप्पी दादाजी को उसकी मानसिक स्थिति को लेकर बेहद चिंतित कर देती है। एक महीने बाद किंगबे यूनिवर्सिटी में शेन यूचू के पास एक हैंडसम स्टूडेंट बाहें फैलाकर आता है। यीफेंग बचपन के दोस्त वाला कार्ड खेलने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे रूखेपन से टाल देती है और दावा करती है कि वह उसे याद नहीं रखती। अपनी सख्त डबल मेजर की पढ़ाई पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हुए वह सीधे लाइब्रेरी की ओर बढ़ जाती है, जबकि उसकी दोस्त घूमने फिरने चली जाती है। इस बीच उसकी दोस्त क्लबों में जाती है और अपने फोन पर एक नेशनल यूनिवर्सिटी नेटवर्क पर पहुंचती है। उसे एक चौंकाने वाली खोज मिलती है। हुआबे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे अब बेहद डैशिंग लग रहे दू जितांग की एक वायरल तस्वीर। कमेंट्स पढ़ते हुए उसे एहसास होता है कि वह कितना पॉपुलर हो गया है और वह टिप्पणी करती है कि शेन यूचू सच में ये बाजी हार गई। इस नई जानकारी से लैस होकर वह अपनी जिद्दी दोस्त को ढूंढने के लिए तुरंत बार से निकल जाती है। वह शेन यूचू को लाइब्रेरी में पढ़ते हुए पाती है और उसे इस खबर से छेड़ती है जिसे शेन यूचू नजरअंदाज करने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही वह उसकी तस्वीर देखती है, शेन यूचू उसे टकटकी लगाए देखती रहती है और ये मानते हुए कि वह उसे कितना याद करती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ये एहसास होने पर कि उसने उससे बचने के लिए 4 घंटे की उड़ान जितनी दूरी वाला स्कूल चुना, वह दुख और गुस्से के मिले जुले एहसास से भर जाती है। लेकिन उसका दुख जल्दी ही चालाकी में बदल जाता है। वो हिसाब लगाती है कि अगर वे हुआबे का नेटवर्क देख सकती हैं, तो वह भी उनका नेटवर्क देख सकता है। वह अपनी दोस्त को अपनी एक शानदार तस्वीर खींचने का हुक्म देती है, जो खास तौर पर उसका ध्यान खींचने के लिए डिजाइन की गई हो। दोस्त वह तस्वीर पोस्ट कर देती है, जो शेन यूचू के उस चालाकी भरे प्लान से पूरी तरह वाकिफ है कि उसे छोड़ने पर पछतावा कराया जाए। प्लान बिल्कुल सही काम करता है। हुआबे यूनिवर्सिटी में दू जितांग का फोन उस वायरल पोस्ट से भर जाता है। उसके सहपाठी उसे उत्साह के साथ वह तस्वीर दिखाते हैं और यहाँ तक कि दोनों टॉप कैंपस ब्यूटीज को एक साथ जोड़ने की बातें करने लगते हैं। ये वायरल अटेंशन ठुकराए गए यीफेंग को भड़का देता है, जो एक वीआईपी क्लब में जलन से सुलगता हुआ बैठा है, अपने प्रतिद्वंदी की साख को बर्बाद करने की साजिश रचते हुए। यीफेंग एक पेशेवर ट्रोल को एक भारी रकम ट्रांसफर करता है। ऑनलाइन मची इस सनसनी के बावजूद दू जितांग पूरी तरह से बेअसर रहता है और अपने रूममेट से कहता है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वापस राजधानी में शेन यूचू की दोस्त इस बात से हैरान है कि उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन शेन यूचू घमंड से भविष्यवाणी करती है कि उसे जलन जरूर होगी। वह कुटिलता से मुस्कुराती है। उसे यकीन है कि उसे जलाने का यह छोटा सा खेल आखिरकार उसे छिपाव से बाहर ले आएगा। जब उसकी दोस्त उसे चेतावनी देती है कि दू जितांग कोई आम लड़का नहीं है, तो वह सब्र के साथ उसे और वक्त देने का फैसला करती है। शेन यूचू की पॉपुलैरिटी आसमान छूती रहती है, क्योंकि वह फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक बेहतरीन स्पीच देती है। यीफेंग के संदिग्ध अतीत के बारे में ऑनलाइन बातें सुनते हुए दू जितांग बस इस बात से खुश है कि उसने उस झंझट से बचने के लिए अपना आवेदन बदल दिया था। वह लैब की ओर जाता है, जहाँ टीचर ली खुशी के आंसुओं से रो रही है, क्योंकि उन्होंने उस दुर्लभ परफ्यूम को सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है जिसमें उसने मदद की थी। वह इसे राजधानी में नीलाम करने और पैसे उसे देने की पेशकश करती है, साथ ही उसे आखिरकार छिपना बंद करने और साथ चलने का न्योता देती है। एक इनाम के तौर पर वह उसे अगले महीने के लिए अपनी एडवांस्ड लेबोरेटरी का एक्सक्लूसिव एक्सेस भी देती है। हालांकि एक ट्रोल चुपके से उनकी इस बेकसूर मुलाकात की फोटो खींच लेता है और इसे इंटरनेट पर एक दुर्भावनापूर्ण अफवाह में बदल देता है। कैफेटेरिया में खाना खाते समय दू जितांग वह वायरल पोस्ट देखता है, जिसमें दावा किया गया है कि वह एक अमीर उम्र दराज औरत का रखा हुआ शुगर बेबी है। टीचर ली इस मानहानि से तुरंत अगबूला हो जाती है और उस ट्रोल को कंगाल करने के लिए अपनी फैमिली की लीगल टीम को काम पर लगाने का वादा करती है। दू जितांग शांति से उनसे कहता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और इस छोटे से ड्रामे को अपना लंच बर्बाद नहीं करने देता। इस बीच यीफेंग क्लब में अपनी इस घटिया हरकत पर खुश हो रहा है, ये उम्मीद करते हुए कि इस स्कैंडल से दू जितांग को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। राजधानी में शेन यूचू देर रात तक काम करती है और बेहद उदास दिखती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी दोस्त देर रात के स्नैक्स और उस घटिया अफवाह की खबर लेकर अंदर आती है और उसे दूसरी औरत के साथ उसकी फोटो दिखाती है। शेन यूचू अगबबुला हो जाती है, ये मानने से इनकार करती है कि वो पैसों के लिए खुद को बेचने जैसी नीची हरकत करेगा। वह रोते चिल्लाते हुए पूछती है कि वह पैसों के लिए उसके पास क्यों नहीं आया, बजाय इसके कि वो लोगों को अपने बारे में गलत फहमी पालने दे। वो चीखती है कि वह अनसोशल है और जब तक उसे पैसे न दिए जाएं, वो किसी औरत के करीब भी नहीं जाएगा। जैसे ही वह फूट फूट कर रोने लगती है, उसकी दोस्त उसे शांत करने की नाकाम कोशिश करती है और उस अफवाह
अफवाह में मौजूद साफ कमियों की तरफ इशारा करती है। वो इन सब चीजों से निपटने की शिकायत करती है, लेकिन शेन यूचू समझदारी की बात सुनने से इनकार कर देती है। उसकी दोस्त समझदारी से उसके सस्ते कपड़ों और पब्लिक कैफेटेरिया के माहौल का हवाला देती है और नतीजा निकालती है कि यह बस एक नॉर्मल रिश्ता है। अनिश्चितता को बर्दाश्त करने में असमर्थ शेन यूचू उससे सीधे मुकाबला करने के लिए उसी रात हुआबे यूनिवर्सिटी के लिए उड़ान भरने का फैसला करती है। हुआबे में दू जितांग का असिस्टेंट उस ट्रोल का पता लगा लेता है, जिससे खुलासा होता है कि वह सेकंड ईयर का स्टूडेंट है जो कीचड़ उछालने के लिए पैसे लेता है। असिस्टेंट इस बात की पुष्टि करता है कि सबूत उस गुनहगार को जेल भेजने और उस पर मानहानि का भारी जुर्माना ठोकने के लिए काफी है। बिना जरा सी भी दया दिखाए दू जैतांग उसे कानून की पूरी हद तक जाकर केस आगे बढ़ाने का हुक्म देता है। जैसे ही दू जैतांग आगे बढ़ता है, असिस्टेंट मन ही मन सोचता है कि इस नौजवान को जरा भी अंदाजा नहीं है कि वह जल्द ही कितना ताकतवर बनने वाला है। अपने हॉस्टल के कमरे में लौटने पर दू जैतांग देखता है कि उसके दोस्त अफवाहों की वजह से बेहद घबराए हुए कमरे में चक्कर काट रहे हैं। वो बड़ी आसानी से उन्हें तसल्ली देता है कि मामला पहले ही संभाल लिया गया है और सारी पोस्ट हटा दी गई है। फिर बात बदलते हुए वो अपने राहत महसूस कर रहे दोस्तों के लिए देर रात का नाश्ता निकालता है ताकि सब मिलकर खा सकें। अगले दिन जैसे ही वो अपनी क्लास से बाहर कदम रखता है, वो ठिठक जाता है और अविश्वास में अपनी आंखें मलने लगता है। सामने गलियारे में उससे मिलने के लिए देश के दूसरे कोने से उड़कर आई शेन यूचू और उसकी दोस्त खड़ी थी। अपनी क्लास के बाहर शेन यूचू को यूं अचानक देखकर दू जैतांग के सहपाठियों के बीच हैरानी की लहर दौड़ जाती है, लेकिन दू खुद बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वह बिना लाग लपेट के उससे कह देता है कि उसे उसके इस ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपनी नई जिंदगी को अपने बीते हुए कल से दूर रखने के लिए बेताब वो उनसे बात जल्दी खत्म करने को कहता है। जब वह बात करने की जिद करती है तो वह ना चाहते हुए भी उसे और उसकी दोस्त को अपनी ड्राइवर वाली कार में साथ आने देता है। वो बताता है कि उसे एक जरूरी काम से जाना है और उनकी मंजिल पुलिस स्टेशन है। अंदर उन घिनौनी अफवाहों का मास्टरमाइंड झांग शियाओ लॉकअप के कमरे में बैठा होता है। झांग अब भी घमंड में डूबा हुआ है। उसे लगता है कि वह सिर्फ एक छोटी मोटी चेतावनी देकर छूट जाएगा, लेकिन दू उसके इस वहम को तोड़ देता है। वह बेहद ठंडे लहजे में उसे बताता है कि उसका पढ़ाई और करियर का सफर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। ये समझते हुए कि झांग तो सिर्फ एक मोहरा है, दू दिमाग के घोड़े दौड़ाकर इस पूरे खेल के असली मास्टरमाइंड तक पहुंच जाता है। वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि सिर्फ उसका पुराना प्रतिद्वंद्वी ये फेंक ही इतनी घटिया साजिश रच सकता है। तभी उसे एक बात का एहसास झटका देती है, ये फेंक के पास भी जरूर उनकी पिछली जिंदगी की यादें मौजूद होंगी। जब झांग लाचारी से रहम की भीख मांगता है तो दू उसके आंसुओं से पूरी तरह बेअसर रहता है। वो उसकी तरफ पीठ फेर लेता है और उस चमचे को कानून की पूरी मार झेलने के लिए वहीं छोड़ देता है। कार में वापस आकर दू साफ करता है कि उसके स्कूल ने उसका नाम बेदाग करने में मदद की थी। जब शेन पूछती है कि उसने इतनी दूर का कॉलेज क्यों चुना, तो दू मन ही मन जानता है कि वह खास तौर पर उससे पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ आया था। इस मुलाकात को जल्दी निपटाने के लिए दू उन्हें स्कूल के हलचल से भरे कैफेटेरिया ले जाता है। उनकी मौजूदगी वहाँ छिप नहीं पाती। छात्र तुरंत उन नए आए लोगों के बारे में कानाफूसी करने लगते हैं। वे उन तीनों की तस्वीरें खींचते हैं, ये मानकर कि शेन शायद दू की नई हाई प्रोफाइल गर्लफ्रेंड है। वे तस्वीरें ऑनलाइन जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं, जिससे पूरे कैंपस में गॉसिप का बाजार गर्म हो जाता है। ये तस्वीरें आखिरकार ये फेंक तक भी पहुंच जाती हैं, जो दू से मिलने आई शेन को देखकर जलन से भून उठता है। उधर कैफेटेरिया में शेन की दोस्त एक फोन कॉल का बहाना बनाकर वहाँ से हट जाती है। अकेली बची शेन अपनी झिझक मिटाने की कोशिश करती है और अपनी भावनाओं को लेकर एक सच्ची बातचीत शुरू करने का प्रयास करती है। हालांकि दू बहुत ही रूखेपन से उसे वहीं रोक देता है। वो उस पर आरोप लगाता है कि या तो वह उस पर तरस खा रही है या उसका मजाक उड़ाने आई है, और ये साफ कर देता है कि उसके दिल में अब उसके लिए कोई लगाव नहीं बचा है। उसकी आखिरी शर्त बहुत सख्त होती है, आज के बाद से वे एक दूसरे के लिए पूरी तरह अजनबी हैं। उसके शब्दों का ये कठोर अंत शेन को तोड़कर रख देता है और वह रोते हुए कैफेटेरिया से भाग जाती है। घबराहट से उसकी छाती भारी हो जाती है और वह अचानक सड़क पर ही गिर पड़ती है। अस्पताल ले जाए जाने पर जब उसकी आंख खुलती है तो वह इस टकराव से पूरी तरह टूट चुकी होती है और उसका चेहरा पीला पड़ा होता है। उसकी दोस्त उसके जिद्दी घमंड के लिए उसे डांटती है और जिद करती है कि अब उसे सच बोल देना चाहिए। शेन दू द्वारा किए गए इस कड़वे इनकार का दर्द बयां करती है। उसका दिल यह सोचकर टूटा जा रहा होता है कि उसका पुराना समर्पण अब पूरी तरह बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका है। उसकी दोस्त जोर देती है कि अगर वह सच में उससे प्यार करती है तो उसे साफ साफ सब कबूल कर लेना चाहिए। वह शेन से अपना अमीर लड़की वाला एटीट्यूड छोड़कर अपने दिल का हाल बयां करने को कहती है। शेन फैसला करती है कि बहुत देर होने से पहले वह दू को ढूंढकर सब ठीक कर देगी। इस बीच कैंपस में एक मशहूर सीनियर लड़की पूरे लाव लश्कर और एक बड़े से गुलदस्ते के साथ दू के सामने सरेआम अपने प्यार का इजहार करती है। उसे सबके सामने नीचा न दिखाने की खातिर दू उसकी इज्जत रखते हुए फूल स्वीकार कर लेता है। हालांकि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का हवाला देते हुए बड़ी नम्रता और इज्जत के साथ उसकी भावनाओं को मना कर देता है। दया का यह छोटा सा एहसास उसे ये समझाता
पाता है कि उसने अपनी गर्माहट पूरी तरह नहीं खोई है। वो बस शेन को वह गर्माहट नहीं देना चाहता। बदकिस्मती से शेन दूर से ही इस बेहद शालीन इनकार को देख लेती है और यह फर्क उसे अंदर तक झकझोर देता है। अपने अस्पताल के बेड पर वापस आकर वो इस डर से सुन्न पड़ जाती है कि उसने उसे पूरी तरह खो दिया है। उसकी दोस्त उसे अपना ईगो दरकिनार कर सच बोलने का एक आखिरी धक्का देती है। बदहवासी के आलम में शेन को एक फोन आता है जो इस बात की पुष्टि करता है कि दू को बदनाम करने की साजिश के पीछे ये फेंक का ही हाथ था। बिना किसी रहम के वो ये फेंक के पारिवारिक साम्राज्य को पूरी तरह तबाह करने का हुक्म दे देती है। कुछ ही दिनों के भीतर पुलिस ये फेंक को उसके हॉस्टल के कमरे से घसीटते हुए ले जाती है और उसका घमंड भयानक बौखलाहट और निराशा में बदल जाता है। जब शेन जेल में उससे मिलने जाती है तो वो पागलों की तरह दावा करता है कि उसकी ये करतूतें प्यार की वजह से थीं, लेकिन शेन उसे बेहद नफरत से देखती है। कुछ समय बाद दू का बड़ी लगन से तैयार किया गया निंगशे नृत्य एक हाई सोसाइटी नीलामी का मुख्य आकर्षण बनता है। बोलियां आसमान छूने लगती हैं जब तक कि शेन परिवार 50 मिलियन की चौंका देने वाली बोली नहीं लगा देता। इस बेहिसाब दौलत से बेअसर तू पूरी रकम एक स्थानीय अनाथालय को दान कर देता है। ऑक्शन हॉल के बाहर मूसलाधार बारिश का माहौल बनता है जहाँ शेन उसका इंतजार कर रही होती है। बारिश में पूरी तरह भीगी और अपने पुराने घमंड से पूरी तरह आजाद हो चुकी शेन रोते हुए अपने प्यार का इजहार करती है। वो उसकी जिंदगी में एक मामूली से पिछलगू की तरह भी रहने की भीख मांगती है, लेकिन दू उसे एक ऐसे आदमी की थकावट भरी नजरों से देखता है जिसने पिछली जिंदगी में बरसों तक दर्द सहा था। वो उससे कहता है कि यहाँ से दूर जाकर वो आखिरकार उन दोनों को आजाद कर रहा है। उसे ठंडे पत्थरों पर बिलखता हुआ छोड़कर दू मजबूती से कदम बढ़ाता हुआ बारिश में आगे बढ़ जाता है। वो बारिश से धुली शहर की हवा में एक गहरी सांस लेता है और एक ऐसे भविष्य में कदम रखता है जो पूरी तरह से उसका अपना है।